दोस्तों, वेलकम टू साइंस पॉइंट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बन या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और बाज़ दफा ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करेंगे। स्पेशली आपने अपनी नजरें जो है वो बोर्ड पे रखनी है, क्योंकि अगर आप बोर्ड पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक हमारे पास यही है और होपफुली आप लोग इसको समझ सकेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब यही लिया जाता था कि विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन बाद में इस ऑर्गेनिक की तारीफ थोड़ी बदल दी गई। तो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक एलिमेंट है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के बिना अधूरे हैं, या कह लें कि कार्बन के बिना तो वो बन ही नहीं सकते। कार्बन उनका सेंट्रल एटम है और सेंट्रल पोजीशन इन लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के बिना नहीं बन सकते, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनके बिना वजूद में नहीं आ सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का वर्ड जो है ये समझा जाता था कि इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर हम देखें इस वर्ड की तरफ तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म में भी ये अल्फाज बिल्कुल कॉमन है। तो बाद में हमारे पास 1828 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम फ्रेडरिक वोहलर था, फ्रेडरिक वोहलर ने हमें अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रिपेयर किया। यानी अमोनियम साइनाइड को जब उसने हीट किया तो हीट करने से उसमें रीअरेंजमेंट हुई और रीअरेंजमेंट की वजह से यूरिया प्रोड्यूस हो गया। अमोनियम साइनाइड हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो चूंकि अमोनियम साइनाइड से यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास यूरिया प्रिपेयर कर लिया गया, तो पहले जो ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये बात जो है फॉल्सिफाई कर दी गई या उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो थ्योरी थी इससे पहले, यानी उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन सकते हैं। यानी फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी को फॉल्सिफाई कर दिया। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की तरफ चलते हैं कि कार्बन की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी 4। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी है 4 और 4 वैलेंसी से मुराद ये है कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। और जब ये 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, तो कार्बन के गिर्द अरेंजमेंट होती है बॉन्ड्स की, वो कुछ इस तरह से है कि वो सारे एक ही एंगल पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं और इस स्ट्रक्चर का जो हम नाम रखते हैं दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कार्बन। एक और प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। और कैटिनेशन जो है इसका मतलब है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो अब जब ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है यानी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा या बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकता है। यानी या तो वो चेन्स, लॉन्ग चेन्स बनाएगा और दूसरा जो है वो रिंग्स बना सकता है। और अगर लॉन्ग चेन्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास है 2 तरह की। स्ट्रेट चेन हो सकती है, जैसे ये अगर एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन इसके साथ और इसके साथ जुड़ा है, तो इस तरह की चेन को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। और अगर हमारे पास एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे, या हमारे पास 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चेन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी चेन को हम नाम देते हैं ब्रांच चेन का।
यहाँ पे जैसे एक कार्बन जो है 1 2 3 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर जिसे हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रिंग ये हमारे पास एक बेंजीन है, इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन का पहला, फर्ज करते हैं हम इसे पहला कार्बन क्या देते हैं और इसे हम क्या देते हैं आखिरी कार्बन। तो अगर पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें हमारे पास पहला और आखिरी कार्बन फ्री है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास पहला और आखिरी कार्बन जुड़े नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन जो है वो किस किस्म के बॉन्ड बनाता है और इसकी इस तरह के मल्टीपल किस्म के बॉन्ड बनाने की वजह से ही कार्बन जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहला है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है और डिफरेंट अमीनो एसिड्स को एक दूसरे से लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉली मींस मेनी एंड पेप्टाइड मीन पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड हमारे पास प्रोटीन्स बनाने में हमें हेल्प करते हैं, यानी प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह एक और हमारे पास बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब दैट इज डेफिनेटली लार्ज, तो दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनका हमारे पास एटॉमिक वेट मोलेकुलर वेट जो है वो हमारे पास कम होता है या स्मॉल होते हैं, सो दे आर स्मॉल इन साइज। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमारे पास सेलुलोज, लिपिड, ये फैट्स और इसी तरह प्रोटीन्स और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए और आरएनए हमारे पास होता है। ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, जबकि माइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं दे आर सॉल्युबल यूजुअली in water and they can be glucose, amino acids and fatty acids। और ये हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास यूजुअली मोनोमर्स होते हैं, यानी ये हमारे पास ज्वाइन होके डिफरेंट तरह के पॉलीमर्स बनाते हैं। यानी जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिलके हमारे पास सेलुलोज बनाएगा, इसी तरह अमीनो एसिड्स हमारे पास मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, फैटी एसिड्स और हमारे पास ग्लिसरॉल जो है वो मिलके हमारे पास लिपिड्स या फैट्स। तो ये जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दीस आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अलोंग विद हेल्प इन द स्टोरेज। तो स्टोरेज का फंक्शन जो है वो भी हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स और इसी तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। जबकि छोटे कंपाउंड्स जो हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे एटीपी जो है या हमारे पास ग्लूकोज जो है ये फौरन से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहां पे भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है। अक्सर पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में डिफरेंशिएट करना है, ये हमने लिखा हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, इसको डिस्कस करें। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके अलावा कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन का हमने यहाँ पे जिक्र किया। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है जिसमें ये आप पूरे का पूरा जो है इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो साइंस पॉइंट का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।